वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस आप देखोगे इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर आपका आता है। क्लास नंबर 12 आज आपको करवाएंगे। क्लास नंबर 12 के अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस का आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहने वाला है, जो आपका एमसीआर, आईआईटी, एनआईटी और अदर डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करेगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 5 का ही पार्ट 2 है। तो क्लास नंबर 5 हमारी क्या थी? सीसीएस लीव रूल्स के बारे में थी। और हमने कहाँ तक आपको पढ़ाया था? इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट। ये रूल नंबर 9 आता है सीसीएस लीव रूल्स 1972 के अंदर, जो हमने आपको पढ़ाया। तो करंटली क्लास नंबर 12 में बात करने वाले हैं लीव रूल्स की, जो आपका पार्ट 2 होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को इन्फॉर्मेशन कोई या क्वेरीज है अगर उनकी, तो व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, आप वीडियो पे अपने बॉटम में देख सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कॉल अलाउड नहीं है, केवल चैट एंड वॉइस मैसेजेस आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अपने रिप्लाई का थोड़ा टाइम लग सकता है, आप प्लीज़ वेट करें। तो लीव रूल्स का क्लास जो है ये पार्ट 2 इस क्लास के अंदर आपको करवाने वाले हैं। इसमें होता है, एक चीज़ आपको समझनी है आज, जो रूल नंबर 10 और 11 थोड़ा सा डिफरेंस है। रूल नंबर 10 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972 एंड रूल नंबर 11 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972 के अंदर क्या पढ़ते हैं? इसमें हम कम्यूटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कम्यूटेशन क्या होता है, और इसमें हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों को लगता है कि कम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का दोनों का मतलब सेम है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव into another एंड दूसरे वाला जो है रूल नंबर 11 क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर बोलता है रूल नंबर 10, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव बोलता है रूल नंबर 11। तो कम्यूटेशन में क्या है? कम्यूटेशन का जो एक अगर आप क्वेश्चन देखोगे इसके अंदर से क्या बनता है, तो डेफिनेटली आपने कम्यूटेशन का क्वेश्चन देखा होगा कि कितने दिनों के अंदर आप कम्यूटेशन करा सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी डेज करके आता है क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज। हाउ मैनी डेज मतलब, हाउ मैनी डेज का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कोई रिक्वेस्ट अगर करता है अथॉरिटी को, या अथॉरिटी डेजिग्नेटेड है जो, तो कितने दिनों के अंदर वो रिक्वेस्ट कर सकता है जब वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेगा। अब लीव है उनकी खत्म हो चुकी है, लीव खत्म कर होने के बाद में एक कितने टाइम का जो टेन्योर है, पीरियड है, जिसके अंदर अंदर वो कम्यूटेशन ऑफ लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, आपके पेपर में जरूर आया होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है 30 डेज, ठीक है। कितना आता है? 30 डेज, यानी कि 30 डेज के बाद किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की रिक्वेस्ट है, अथॉरिटी एक्सेप्ट ही नहीं करती कम्यूटेशन कराने के लिए, ठीक है। चलो, अब जब लीव का कम्यूटेशन होता है, एक लीव दूसरी लीव में कम्यूट जब होती है, तो लीव सैलरी जो है उसके बेसिस के हिसाब से ही फाइनली आपको ग्रांट की जाती है, ठीक है। समझने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सैलरी अगर एक्स्ट्रा पे कर दी जाती है, तो उसकी रिकवरी कर ली जाती है कम्यूटेशन के दौरान। तो कुल मिला के क्या कहना हुआ? जब भी कम्यूटेशन होता है वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, उसमें एक कंडीशन सबसे पहले आती है, एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी, ठीक है। ये चीज आप सीखोगे। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में क्या चीज आप सीखोगे? लीव सैलरी एडजस्टमेंट। इसका मतलब अगर आपको ज़्यादा पे कर दी है उस टेन्योर के दौरान, और लीव को आपने कम्यूट करा लिया अनदर टाइप ऑफ लीव में,
तो क्या है, आपसे अगर एक्सेसिव जो सैलरी आपको दी गई है तो उसको रिकवर कर लिया जाएगा, और अगर कम दी गई है तो उसका एरियर है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये है जो नोट करने वाली चीज़ थी आपकी कम्यूटेशन के अंदर। अभी तक उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा कम्यूटेशन, ये हमें पता है। बट अब जब रूल नंबर 11 आपको पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लीव, जो अभी हमने आपको बताया, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव। चलो सीखते हैं इसके बारे में कुछ। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव में क्या होता है कि किस लीव के साथ कौन सी लीव कंबाइन होगी, ये रूल नंबर 11 में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी लीव कॉम्बिनेशन के साथ में दी जा सकती हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। आपने जो चीज़ नोट करनी है वो हम आपको बता देते हैं। क्या नोट करना है? कैजुअल लीव। कैजुअल लीव, कैजुअल लीव कांट बी कंबाइंड, या क्लब बोल सकते हैं इसको, कंबाइंड विद अर्न्ड लीव। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आता है। तो अर्न्ड लीव के साथ में आप कैजुअल लीव मोस्टली एक ऐसी लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव एंड कैजुअल लीव दोनों ही एक साथ आप यूज कर सकते हो, बट कैजुअल लीव को किसी अनदर लीव के साथ में आप यूज नहीं कर सकते। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, कैजुअल लीव इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीव, तभी वो कंबाइंड नहीं होती। कैजुअल लीव नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीव अंडर दिस रूल। विच रूल? रूल नंबर 11, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव। तो अगर सवाल आता है तो कैजुअल लीव वाला ऑप्शन चूज करना है आपने, पता लग जाएगा उस ऑप्शन को क्लब हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब एक होता है, ये भी सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में आता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस लीव। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस लीव। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कितने टाइम तक आप मैक्सिमम लीव ले सकते हो? तो इसका आंसर होता है 5 ईयर्स। ठीक है, और ये कौन से रूल के अंदर हम पढ़ते हैं? रूल नंबर 12 के अंदर हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 12 ऑफ CCS लीव रूल्स 1972 आपका स्पीक करता है, बताता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव विच कैन बी ग्रांटेड या सैंक्शन टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी एक्सीडेड बाई 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा अलाउड नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर 5 साल से ज़्यादा किसी ने लिया तो क्या है? जैसे डीम्ड सस्पेंशन वर्ड होता है, ऐसे ही डीम्ड रिजाइंड मान लिया जाता है। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो 5 साल के बाद भी अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, मैक्सिमम लीव है जो ग्रांटेड की जा सकती है किसी भी केस में। अगर आप प्रेसिडेंट के ऊपर बात लेके जाओगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लेके जाओगे, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में 5 साल से ज़्यादा भी मिल जाता है। ठीक है, वैसे विदाउट जो परमिशन है उसको डीम्ड टू हैव रिजाइंड मान लिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इफ एक्सीड्स बाई 5 ईयर्स या एक्सीड बाई मोर देन 5 ईयर्स। ये भी आपका काम करेगा, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सीड बाई मोर देन 5 ईयर्स देन डीम्ड एज रिजाइंड। ये रिजाइन मान लिया जाता है सर्वेंट का। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपको नोट करनी है, आपके पेपर में काम आने वाली। तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते थे रूल नंबर 12 के अंदर से हमने बता दिए, बाकी आपको इसके बारे में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब लीव की ही बात चलती है, तो लीव के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की बात कैसे होगी? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव, तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं दी जाती। आपको साफ साफ बोल दिया जाता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस है या प्राइवेट वर्क है या कोई कैजुअल लिटरेरी वर्क है, ठीक है, वो तो आप कर सकते हो। लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्राइवेट वर्क की भी जब बात की जाएगी तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्राइवेट वर्क यू कैन डू, एंड
अंडरटेक कैजुअल लिटरेरी वर्क या सर्विस एज एन एग्जामिनर, जैसे एग्जाम ड्यूटी आप कर सकते हो, इस तरह के तो आप ऑन लीव कर सकते हो, बाकी आप ऑन लीव नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी प्राइवेट प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, चाहे आप कंसल्टेंट की तरह करो, अकाउंटेंट की तरह करो, लीगल प्रैक्टिशनर बन के करो, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बन के करो, विदाउट प्रायर सेंक्शन नहीं अलाउ होता। ये है आपका रूल नंबर 13। रूल 13। कंफ्यूज बच्चों बिल्कुल मत होना। अब आपको लगेगा कि सारे के सारे रूल याद करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल याद नहीं करने पड़ेंगे। आपको बताया इसलिए जा रहा है कि इस रूल के अंदर से ही हैं जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एमसीआरई का एग्जाम दिया होगा या कोई और एग्जाम दिया गया होगा, एक क्वेश्चन जरूर मिला होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव कैन बी सैंक्शनड या कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उसका आंसर आता है 5 ईयर्स, 5 साल तक की लीव दी जाती है। अब ये आया कहाँ से? ये आया आपका रूल नंबर 12 से। तो रूल नंबर 12 है जो आपको इसी के बारे में बताता है कि कितनी जो अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लीव यू कैन टेक। ठीक है। तो कितनी अवेल कर सकते हो आप, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रूल नंबर 12 के अंदर मिलती है। ऐसे ही प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है जब आप छुट्टी पर हो, ये रूल नंबर 13 के अंदर बोला जाता है। ठीक है। हाँ, जैसे लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट अगर कोई लेता है, उसमें फिर भी थोड़ी सी परमिसिबिलिटी होती है। उसको छोड़ के अगर आप लीव पर जाते हो, जनरली आप लीव पे जाते हो, मान लो 2 महीने की लीव पे गए हो, तो उस टाइम पे आप लीगल लीगल जो प्रैक्टिशनर है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है या कोई और जॉब है, अकाउंटेंट्स की है, कंसल्टेंट की है या कोई क्लरिकल है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट अंडरटेक करना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के कंडक्ट रूल के खिलाफ होता है, और लीव रूल भी इसकी परमिशन नहीं देता आपको। चलो, तो ये आपको हमने बता दिया लीव के कुछ जो क्राइटेरियाज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, मैक्सिमम लीव्स का है, ये आपको बता दिया। अब आएगा आपको कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। तो एप्लीकेशन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे पूछा नहीं गया बट आपको बता देते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव के लिए अप्लाई हो या एक्सटेंशन, लीव आपने ऑलरेडी ली हुई है, आप उन्हें एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्म है उसको फॉर्म नंबर 1 बोलते हैं हम। सीसीएस लीव रूल्स के अंदर फॉर्म नंबर 1 के नाम से आपको मिल जाता है। ठीक है। फिर जो भी कॉम्पिटेंट होता है उससे ऑथराइज आप सिग्नेचर लोगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो लीव के लिए, सिंपल होता है। ठीक है। अब मान के चलो, क्या ऐसा भी केस होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी लीव भरने के लिए ही अनेबल हो? बिल्कुल होता है। कोई इमरजेंसी केस होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, तो उस टाइम पे एक सवाल ये आता है कि कौन, हु मे साइन एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर लीव या एक्सटेंशन। ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है? तो ये आंसर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है, याद रखना है। सबसे पहले अगर एम्प्लॉय मैरिड है तो उनके स्पाउस का आता है। ठीक है। स्पाउस का नहीं है, अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स का आता है, इफ अनमैरिड। ठीक है। अगर एम्प्लॉय अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स साइन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, मे बी अडॉप्टेड, मे बी अडॉप्टेड अगर चाइल्ड है वो भी साइन कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन यही होती है, जो चाइल्ड है ही शी अटेंड मेच्योरिटी, यानी कि जो उम्र है उनकी मेच्योर होनी चाहिए वो। ठीक है। 18 ईयर्स तक होने चाहिए, तो एज ऑफ मेच्योरिटी है जो वो ले चुके हो। इसके अलावा एनी अदर गार्जियन, एनी गार्जियन टाइप जो होता है, तो ये लोग साइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको बताया, जो आपका एप्लीकेशन फॉर लीव रूल नंबर 14 के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं।
अब सबसे बड़ा जो आता है वो आता है लीव अकाउंट के बारे में। लीव अकाउंट हमें पढ़ाया जाता है रूल नंबर 15 के अंदर। रूल 15 डेल्ट विद लीव अकाउंट, हाउ टू मेंटेन नंबर ऑफ लीव। ये होता बहुत कुछ है इसके अंदर, बट अगर लीव अकाउंट का आप सिंपल सा फॉर्मेट बात करेंगे फॉर्म, तो फॉर्म 2 के अंदर हम इसको मेंटेन करते हैं। फॉर्म 1 में हम अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म 2 के अंदर हम लीव अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलो इसमें भी आता है लीव अकाउंट, यहाँ पे और चलते, लीव अकाउंट बाय ऑडिट ऑफिसर करता है। ऑडिट ऑफिसर कब करता है? फॉर गजेटेड एम्प्लॉय, गजेटेड एम्प्लॉयज। तो जो गजेटेड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ऑडिट ऑफिसर है जो लीव अकाउंट मेंटेन करते हैं। बाकी के लिए हेड ऑफ ऑफिस है। ठीक है, बाई हेड ऑफ ऑफिस, और हेड ऑफ ऑफिस के साथ साथ में एनी ऑथराइज पर्सन जो भी है वो हम लिख सकते हैं। ये फॉर नॉन गैजेटेड के लिए, ठीक है, फॉर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्लियर हो गया? लीव अकाउंट मेंटेन करता है रूल नंबर 15, फॉर्म नंबर 2 में मेंटेन होता है। ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करता है गजेटेड एम्प्लॉयज का, एंड हेड ऑफ ऑफिस जो है आपका मेंटेन करता है नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज का। ठीक है बच्चों, चलो अब लीव का कुछ वेरिफिकेशन का तरीका होता है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ लीव, इसका सिंपल सा फंडा है वेरिफिकेशन ऑफ लीव का। जब भी एम्प्लॉय लीव अप्लाई करता है तो उसका एक ऑर्डर जो निकलता है, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ लीव, दैट इज अर्न्ड लीव, हाफ पे लीव, कितने बचे हैं उनके अकाउंट में। ये मैंडेटरी है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ लीव के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ लीव के बारे में कि ये कौन करता है? ऑर्डर सैंक्शन, सैंक्शनिंग, ऑर्डर सैंक्शनिंग जो लीव है इसके अंदर क्या होना चाहिए? मस्ट इंडिकेट बैलेंस ऑफ EL, HPL एक्सेट्रा, जो भी आपका लीव का बैलेंस है वो लिखा होना चाहिए। ये है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ लीव के अंदर, जिसको हम पढ़ते हैं रूल नंबर 16 के अंदर। ठीक है, अब देखो लीव राइट नहीं है, हम शुरू में आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन लीव के कुछ केसेस हैं जिसमें लीव को आपको ग्रांट ही नहीं किया जाता। दैट इज रूल नंबर 17, लीव नॉट। तो लीव कब ग्रांट नहीं की जाती? स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे लीव को ग्रांट नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, अब वो क्या सर्कमस्टांसेस है जब नहीं किया जाता? जब जो आपकी अथॉरिटी है, इफ authority decided to dismiss, suspend, remove and compulsory retire, अगर ये केसेस हैं, आपकी अथॉरिटी अगर मानती है अथॉरिटी कि उस एम्प्लॉय को डिसमिस करना है, रिमूव करना है, कंपलसरी रिटायर करना है, तो लीव नहीं ग्रांट की जा सकती। और लीव एक राइट नहीं है, ये हम आपको शुरू में बता चुके हैं। ठीक है,
मतलब क्या है कि लीव को एज अ राइट, कौन सा रूल नंबर था हमारा, 7 था। रूल नंबर 7 में ही होता है ना राइट टू लीव। तो लीव कांट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। रूल नंबर 7 of 1 states that leave can't be claimed as of right। आप राइट की तरह उसको क्लेम नहीं कर सकते। हाउएवर मना नहीं किया जाता लीव्स के लिए, बट if authority decided to dismiss, suspend, remove, compulsory retire of a government servant, leave not be granted because it's are exceptional and special circumstances under rule number 17 of leave rules 1972। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रूल 17 हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलेंगे तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे रूल नंबर 18 सर ने नहीं पढ़ा है, तो ये हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं, अगर अपडेटेड आप पढ़ोगे ये डिलीट हो चुके हैं, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। ठीक है, चल रूल नंबर 19 है, इसमें लीव के बारे में बताया गया है मेडिकल सर्टिफिकेट में। मेडिकल सर्टिफिकेट लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गैजेटेड या नॉन गैजेटेड। ठीक है, ऐसा तो है नहीं मेडिकल गैजेटेड को ही मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है। तो इसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रोविजंस नहीं है, ये है जो मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखो फॉर्म 1 हमने पढ़ाया अप्लाई करने के लिए, अब ये फॉर्म 3 है। फॉर्म 3 आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करता है। मेडिकल सर्टिफिकेट 1 में होता है अप्लाई कैसे करेंगे, 2 में लीव का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करता है गजेटेड एम्प्लॉइज का, एंड हेड ऑफ ऑफिस एंड एनी ऑथराइज पर्सन वो मेंटेन करता है नॉन गजेटेड ऑफिशियल्स का। एंड फॉर्म 3 है जो आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट मेंटेन करता है, जो डॉक्टर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की डिस्पेंसरी में या तो सीजीएचएस में हो या आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो जिसमें ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट दैट इज एएम में अगर आपको ग्रांट करता है तब मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी जिसके बेसिस पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा सवाल आता है। क्या सवाल आता है? हाउ मेनी डेज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट नीड नोट्स टू बी ऑथराइज्ड बाय अ मेडिकल जो अटेंडेंट है या इस तरह से। तो 3 दिन तक अगर कुछ ऐसा हुआ है, मेडिकल इलनेस है या कुछ है, तो उसके लिए आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा का अगर है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। क्या प्रूफ देना पड़ेगा? मान लो आपको 10 डेज छुट्टी पे थे, आपने इलनेस का बोला, तो अगर 3 दिन से कम कम छुट्टी पे हो, आप 3 दिन तक छुट्टी पे हो, तो इलनेस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर मोर देन 3 डेज आप हो लीव पर और आपका जो लीव का ग्राउंड है वो मेडिकल ग्राउंड है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड। आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 3 के अंदर एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको मेंटेन करके मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट शो करनी होगी। रूल नंबर 19 में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये उनके लिए भी है कि फिटनेस तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लीव होती है जो अनलाइकली टू बी फिट है, ड्यूटी पे आ नहीं सकते, तो उनको भी लीव ग्रांट की जाती है। तो उसका इसके बाद प्रोविज़न आता है मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद। पहले 19 में आपको बताएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे कैसे काम करता है, 20 में आपको यही बताएंगे हम लोग कि लीव है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को वो कैसे प्रोवाइड की जाती है जो अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू हिज ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी पे नहीं आ सकता तो। ठीक है, कुल मिला के यही हुआ, मेडिकल ग्राउंड पे आप रिफ्यूज नहीं कर सकते लीव के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी जो रूल नंबर 19 के अंदर आपको अगर कोई डिसेबल हो जाता है, मेडिकल डिसेबिलिटी हो जाती है अगर, तो फॉर्म 3A भी होता है जिसके अंदर मेंटेन किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, कितने परसेंट डिसेबिलिटी है, डेट फ्रॉम विच सच डिसेबिलिटी अकर्ड, ये भी आपको बताया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोविज़न
मेडिकल सर्टिफिकेट का गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए आपको मिल जाता है देखने को। और ये है आपका रूल नंबर 19 के अंदर, ठीक है। और रूल नंबर 20 में हम बताते हैं आपको कि अगर कोई अनलाइकली टू फिट है ड्यूटी पे आने के लिए तो उसके लिए मेडिकल का क्या प्रोविज़न है। तो बेसिकली रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। रूल नंबर 19 तक हमने बात की है, आगे 20 का जो हमने बेसिक थोड़ा ओवरव्यू दिया है उसको हम क्लियर कर देंगे, आपको बता देंगे। और कोई क्वेरी अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हो, MCRE, IIT, NIT, अदर डिफरेंट एग्जामिनेशन, तो व्हाट्सएप नंबर है आपका, इस पे आप हमें चैट कर सकते हैं, कॉल अलाउड नहीं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करके जाना है ताकि ट्यूटर का मॉरल है वो अप रहे हमेशा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।